ओम। क्रांति कुंज गुरुकुल में सभी का स्वागत है। तो साइकोलॉजी की पीवाईक्यू सीरीज हम कर रहे थे। आज आपका लास्ट टॉपिक इसमें आ जाता है मेंटल डिसऑर्डर। तो मानसिक विकार से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक यूजीसी नेट में, तो उनकी चर्चा हम इस लेक्चर में करेंगे। तो काफी सारे क्वेश्चन हैं, लगभग 9-10 क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो सबकी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हर एक क्वेश्चन के साथ जो है टाइमर रहेगा। पहले आप खुद प्रैक्टिस करेंगे उन क्वेश्चंस को, फिर बाद में अपना आंसर मैच करेंगे और अपना स्कोर जो है वो कमेंट बॉक्स में लास्ट में लिखें। तो पहला क्वेश्चन आता है, जून 2019 में पूछा गया था ये, कि विच डिसऑर्डर इज फोबिया। फोबिया कौन सा विकार है? जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है, एक्सेसिव एंड लैक ऑफ स्लीप है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, या फिर फिजिकल डिसऑर्डर है? कौन सा विकार है? सामान्यकृत चिंता विकार, अत्यधिक और अपर्याप्त नींद, पाचन विकार और शारीरिक विकार। तो 10 सेकंड का समय इसमें आपके पास रहेगा। क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास कीजिए। तो जो भी हम डे टू डे में, रोजाना जो भी हम चिंतन करते हैं, चीजों के बारे में सोचते हैं, एक नॉर्मल लेवल, तो उसको हम बोलते हैं एंजाइटी। लेकिन जब इसके पीछे वर्ड ऐड हो जाता है डिसऑर्डर, तो यानी कि एक्सेसिव लेवल, अति मात्रा में जो चिंता हम करते हैं, वो आ जाता है फिर डिसऑर्डर। तो पहला ही ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, जो डर का भी कारण बनता है। फोबिया होता है अनावश्यक डर। तो सामान्यकृत चिंता विकार। फिर अगला क्वेश्चन इसमें आता है, इन एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज फेसेस डिस्पाइट एडिक्वेट विजुअल एबिलिटी इज कॉल्ड। तो ये क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ पहले, कि वो इनएबिलिटी मतलब वो कार्य करने में अक्षमता, कि जिसमें देखने की शक्ति तो है उसके पास, मतलब दिखाई उसको बिल्कुल ठीक दे रहा है, लेकिन चेहरे नहीं पहचान पा रहा है वो। तो वो कौन सा विकार है? तो इंसोम्निया, एप्रेक्सिया, प्रोसोपैग्नोसिया और डिस एग्जीक्यूटिव सिंड्रोम। तो पर्याप्त दृश्य क्षमता के बावजूद चेहरे को पहचानने की अक्षमता कहलाती है अनिद्रा, अकारण प्रसक्ति, प्रोसोपैग्नोसिया और डिस एग्जीक्यूटिव सिंड्रोम। तो सीधी सीधी डेफिनेशन ही पूछ रखी है आपसे ये। तो 10 सेकंड का आपके पास इसमें समय है। तो ये सारी ही डेफिनेशन मैं एक बार बता देता हूँ आपको। तो ये सारी अपने नोट्स में मेंशन कर लेंगे। तो इनसोम्निया होता है अनिद्रा, यानी कि उसको नींद नहीं आती है। इनएबिलिटी टू स्लीप, नींद आती ही नहीं है उसको, सो ही नहीं पाता है वो। फिर आता है एप्रेक्सिया। एप्रेक्सिया होता है कि जैसे मान लिया आपसे कोई हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे करता है, आप भी अंदर ही अंदर सोच तो रहे हो कि मैं हाथ आगे कर लूं और उससे हाथ मिला लूं, लेकिन आपका हाथ हिलता नहीं है आपकी मर्जी के अनुसार। तो ये कौन सी हो जाती है? एप्रेक्सिया। ऐसा नहीं है कि उस हाथ की मांसपेशी में कोई गड़बड़ हो गई है, हाथ की मांसपेशियां बिल्कुल हेल्दी कंडीशन में है, लेकिन जो ब्रेन से स्टिमुलस आना चाहिए था मोटर एक्टिविटी के लिए, वो नहीं आता है। तो इन एबिलिटी टू परफॉर्म पर्पसफुल मूवमेंट्स डिस्पाइट नॉर्मल मसल फंक्शन, यानी कि जो मांसपेशी का कार्य है वो बिल्कुल नॉर्मल है। फिर आता है प्रोसोपैग्नोसिया। ये होता है जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, कि दिखाई किसी को ठीक दे रहा है, लेकिन वो अपने फैमिली मेंबर्स को भी नहीं पहचान पा रहा है, या फिर जिनसे वो रोजाना मिलता है जिन लोगों से, उनको भी नहीं पहचान पाता है वो। तो फैमिलियर फेसेस को भी नहीं पहचान पाएगा। तो प्रोसोपैग्नोसिया। फिर आता है लास्ट इसमें डिस एग्जीक्यूटिव
सिंड्रोम। इसी का दूसरा नाम होता है एग्जीक्यूटिव डिसफंक्शन। एग्जीक्यूटिव डिसफंक्शन यानी कि एग्जीक्यूट करने में क्या हो जाए, डिसोरिएंटेशन हो जाए। ठीक है, इसमें अफेक्ट हो जाते हैं ब्रेन के एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। अफेक्ट्स द ब्रेन एग्जीक्यूटिव फंक्शन। एग्जीक्यूटिव फंक्शन कौन से होते हैं कि जैसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो आपको तो उसमें आप विचार करते हैं, कोई डिसीजन लेना हो, ठीक है, कोई प्लान बनाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, कोई प्लानिंग, कोई डिसीजन मेकिंग, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये होते हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शन। इनमें डिस्टरबेंस आ जाना, यही होता है डिस एग्जीक्यूटिव सिंड्रोम। तो ये सारे हमने देख लिए, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर था आपका थर्ड, प्रोसोपैग्नोसिस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द मेन सोर्सेज ऑफ फ्रस्ट्रेशन आर। कुंठा के प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स की जो वातावरण संबंधी कारक होंगे, या फिर उसके व्यक्तिगत होंगे, कुछ पर्सनल फैक्टर्स होंगे, कॉन्फ्लिक्ट, पॉजिटिव गोल्स। तो वातावरण से संबंधित भी हो सकते हैं, उसके खुद के रीजंस भी हो सकते हैं। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट और पॉजिटिव गोल्स। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये दिया गया है, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो 10 सेकंड का समय इसमें आपका रहेगा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास कीजिए। टाइम आपका स्टार्ट होता है। तो वातावरण संबंधी कारक भी हो सकते हैं, उसके पर्सनल कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं, किसी चीज में कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, यानी कि एक दो ऑप्शन आपके सामने आ जाए, वो कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है, तो तीनों ही कारण इसमें हो जाएंगे। लेकिन जो पॉजिटिव गोल होंगे उनसे फ्रस्ट्रेशन नहीं आती है, कुंठा मन में नहीं भरती है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी कि बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन का आप कोई भी सीढ़ी भी ना पता हो तब भी आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, क्योंकि इतने सिंपल ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है इसमें दिसंबर 2018 का, के नीचे दो कथन दिए हुए हैं, जिसमें से एक है असर्शन और दूसरा है रीजन। असर्शन और रीजन को पढ़ना है और नीचे वाले क्वेश्चन ऑप्शंस में से कोई एक सही उत्तर चुनना है। तो असर्शन है इसमें दो विपरीत उद्देश्यों के बीच संघर्ष कुंठा का प्रमुख स्रोत है। और इसका रीजन दिया गया है कि जब दो उद्देश्यों के बीच संघर्ष होता है और एक उद्देश्य की संतुष्टि होती है या फिर मान लो कि पूर्ति होती है, तो दूसरे उद्देश्य को कुंठा होती है। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू अपोजिंग ऑब्जेक्टिव्स इज द मेन सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन। और इसका रीजन दिया है, when there is conflict between two objectives and one objective is satisfied, the other objective is frustrated। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। तो 10 सेकंड का ही समय आपका रहेगा इसमें। तो टाइम आपका स्टार्ट होता है। तो दोनों ही क्या है, ट्रू है। इंफॉर्मेशन तो दोनों ही ट्रू है, करेक्ट है, और दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन भी करती हैं। यानी कि जो असर्शन दिया हुआ है उसी का रीजन है ये, कि कॉन्फ्लिक्ट जब दो अपोजिंग चीजों के बीच में हो जाता है तो ये मेन सोर्स है। और कॉन्फ्लिक्ट हम बोलते किसको हैं, कि जब दो ऑब्जेक्टिव आपके सामने हो और एक की पूर्ति हो जाए और एक की पूर्ति ना हो पाए, तो वही कॉन्फ्लिक्ट है। यानी कि ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है इसमें, दिसंबर 2023 में पूछा गया था ये, जो व्यक्ति लोगों के साथ सामाजिक रिश्ते निभाने में सक्षम नहीं है। कौन से रिश्ते? सामाजिक रिश्ते। तो इन रिश्तों में रुचि भी नहीं है उसको, इंटरेस्ट भी नहीं है, या किस व्यक्तित्व विकार की ओर संकेत करता है?
पैरानोइड व्यक्तित्व विकार, सिजोइड असामाजिक या फिर सीमा रेखा। तो ए पर्सन हु इज नॉट एबल टू मेंटेन सोशल रिलेशनशिप्स with people and is not interested in these relationship, which personality disorder does this indicate? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल, इसमें डेफिनेशन ही पूछी गई है आपसे। तो 20 सेकंड का समय इसमें मैं दे रहा हूं आपको, थोड़ा सा विचार कीजिए इसमें और प्रयास कीजिए इसका आंसर लगाने का। तो क्वेश्चन मैंने समझा दिया है आपको। अब हम इसका एक एक करके सारी डेफिनेशन लिखेंगे। पहला है, इसको हम बोल सकते हैं PPD, शॉर्ट फॉर्म में, पैरानोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। और सिजोइड को हम बोलते हैं SPD। एंटी सोशल को हम बोलते हैं ASPD। और बॉर्डर लाइन को हम बोलते हैं सिंपल BPD। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं PPD की, पैरानोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो इसमें क्या होता है कि आपको भी कभी कभी महसूस होता होगा ऐसा कि आप बेवजह ही किसी पर ज्यादा ही शक करने लग जाते हैं, हमेशा उसको शक के, डाउट की दृष्टि से देखने लगते हैं। तो वो होता है पैरानोइड। अगर वो हर एक किसी के साथ हो जाए, मतलब आप जो भी आपके सामने व्यक्ति आता है, तो वो लगातार उसके लिए वो विचार आपका बना ही रहे, चेंज ही नहीं कर पा रहे हो उसको, तो उसको हम बोलते हैं PPD। तो पैटर्न ऑफ डिस्ट्रस्ट, उस पर विश्वास नहीं होगा। एंड ये साथ के साथ आप नोट कर लें, क्योंकि यहीं पर यही जगह है मेरे पास, तो यहीं पर मैं सारी डेफिनेशन इसमें लिखूंगा। तो ये लिख के मैं रब करूंगा इसको। एंड सस्पिशन ऑफ अदर्स विदाउट एडिक्वेट, मतलब पर्याप्त उसके पास वो जानकारी नहीं है जिसके ऊपर उसको शक करना पड़े उस पे, लेकिन फिर भी वो उसके ऊपर शक करता है, तो इसको हम बोलते हैं पैरानोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो ये था PPD। अब इसके बाद बेवजह शक करना, सिंपल लैंग्वेज में आप ये भी मान सकते हो इसको हिंदी में। फिर इसके बाद अगला आता है आपका, मान लिया, ASPD, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होगा कि आपको क्या होगा कि जो भी अधिकार हैं दूसरों के, आप हमेशा एक लीडरशिप के रोल में रहना चाहते हैं इसमें, ठीक है, कि मतलब दूसरों को दबाना चाहते हैं, उस तरह का जो नेतृत्व बन जाता है किसी का, तो वो एंटी सोशल है, मतलब सोशल नहीं है वो। सिंपली सोशल कौन होगा, सामाजिक कौन होगा, जो पूरे समाज को एक साथ लेके चले या फिर उनकी उन्नति में सहायक करे। लेकिन ये जिसको विकार हो जाएगा, वो दूसरों को दबाने का प्रयास करेगा, यानी कि परसिस्टेंट पैटर्न ऑफ डिसरिगार्ड, दूसरों का रिस्पेक्ट नहीं करेगा, वो डिसरिगार्ड करेगा, अनादर करेगा फॉर दी राइट्स ऑफ अदर्स। मतलब दूसरों का क्या अधिकार है, दूसरा भी बोलना चाह रहा है कुछ, ठीक है, उसकी वो परवाह करता ही नहीं है, ठीक है। और इसलिए ऑफन लीडिंग टू, किसमें, मैनिपुलेशन। तो मैनिपुलेट करता है कि जैसे मान लिया ग्रुप, आपके ग्रुप में भी कोई ना कोई ऐसा बंदा देखा ही होगा आपने, ठीक है, विकार नहीं मान सकता, लेकिन ऐसा ऐसा नेचर किसी का हो जाता है कि वो अपनी बात को ग्रुप में थोपने का प्रयास करता है हर बार, और किसी न किसी माध्यम से वो पूरे ग्रुप को मैनिपुलेट कर लेता है अपने अनुसार। तो वो ASPD आप मान सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद अगला आता है BPD, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होगा
बॉर्डर क्या होता है? बॉर्डर कि ये मान लिया सीमा है, यहाँ पर कोई कंट्री वन है और यहाँ पर कोई दूसरा देश है, इनके बीच का कोई एक बॉर्डर, एक लाइन खींच दी है इनके बीच में, उसी को हम बॉर्डर बोलते हैं। तो कोई इंसान मान लिया यहाँ खड़ा है, तो कभी वो एक पैर इधर कर दे तो वो कंट्री वन में आ जाएगा, और एक पैर इधर कर दे तो वो कंट्री टू में आ जाएगा। यानी कि इसमें क्या होगा कि बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाएगा और उतनी ही जल्दी वो गुस्सा भी हो जाएगा इंसान। ठीक है, मतलब वो बिल्कुल लाइन के बीच में खड़ा होता है, किसी भी साइड वो लुढ़क सकता है, कभी भी बॉर्डर पे खड़ा होता है वो। तो कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेंस इमोशंस, यानी कि अभी किसी के प्रति उसको स्नेह आ रहा है, प्यार आ रहा है, तो भरपूर, मतलब उसकी लिमिट ही नहीं रहेगी प्यार करने की। और जब उसको गुस्सा आएगा तो फिर देखेगा नहीं कौन है मेरे सामने। तो इस तरह का व्यवहार जो होता है वो होता है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ठीक है, इंटेंस इमोशन होंगे उसके, चाहे वो खुशी का हो चाहे गम का हो। अनस्टेबल रिलेशनशिप होगी। अब ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप जो है वो कमजोर पड़ती ही है, क्योंकि उसका पता नहीं है कि किस टाइम क्या रिएक्शन देगा वो, और इम्पल्सिव उसका बिहेवियर होता है। तो ये होता है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब लास्ट हमारा आता है सीजोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है? इसमें यही होता है जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, कि डिटैचमेंट हो जाती है उसको समाज से। ठीक है, तो यही डेफिनेशन है इसकी, सीजोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की, कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ डिटैचमेंट। इसको कोई लगाव नहीं रहता, उसको हमेशा ये लगता है कि मुझे समाज की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, किससे? और जनरल रूप से, मतलब सामान्य रूप से ही, ऐसा कोई नहीं है कि समाज में किसी व्यक्ति विशेष के साथ उसको डिटैचमेंट फील होगी, सबके साथ। तो जनरल डिस इंटरेस्ट इन सोशल रिलेशनशिप। तो यही चीज जो है क्वेश्चन में आपसे पूछी गई है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सीजोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, दो बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, तो मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो असामान्य मनोविज्ञान के क्षेत्र में शोध प्रविधि का कौन सा भाग नहीं है? तो प्राक कल्पनात्मक विधि, नैदानिक केस अध्ययन विधियां, तुल्य रूप प्रयोग, एकाकी केस प्रयोग शोध विधि, विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ रिसर्च टेक्निक इन द फील्ड ऑफ एबनॉर्मल साइकोलॉजी। कि रिसर्च टेक्निक का इनमें से कौन हिस्सा नहीं है? तो रिसर्च एप्टीट्यूड भी आप पढ़ के आए हैं, तो उससे भी रिलेट कर सकते हैं इसको, वहीं वहां से भी इसका आंसर मिल जाएगा। तो हाइपोथेटिकल क्लिनिकल केस स्टडी मेथड्स, इक्विवेलेंट एक्सपेरिमेंट्स, और सिंगल केस एक्सपेरिमेंट रिसर्च मेथड। तो 10 सेकंड का ही समय इसमें आपके पास रहेगा, क्योंकि आसान ये क्वेश्चन है। इसको ऑप्शंस जो हैं आसान बनाते हैं इस क्वेश्चन को। तो हाइपोथेटिकल मेथड ये किसी भी एक रिसर्च प्रोसेस का स्टेप है, कोई अपने आप में ये मेथड नहीं है। तो सिंपल ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, हाइपोथेटिकल मेथड ये रिसर्च टेक्निक का पार्ट नहीं होता। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आता है इसमें, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यामोही मनोविदालिता के समाधान हेतु कौन सा सर्वाधिक उचित उपचार है? शाब्दिक मनोचिकित्सा, वैलियम, मनोसामाजिक चिकित्सा, क्लोरप्रोमाजीन। तो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट फॉर ट्रीटिंग पैरानोइड सिजोफ्रेनिया? तो पहले ये पता होना चाहिए आपको पैरानोइड सिजोफ्रेनिया क्या है, तभी इसका आप आंसर लगा पाओगे। ठीक है, तो 20 सेकंड का इसमें समय रहेगा आपका, इस क्वेश्चन को कोशिश कीजिए सोल्व करने की।
तो जो हमने पैरानोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में किया था, वही लगभग मान सकते हो कि वही होता है पैरानोइड सिजोफ्रेनिया, कि जिसमें दूसरों के ऊपर अनावश्यक शक होता है। ठीक है, डिस्ट्रस्ट की भावना आती है दूसरों के प्रति। तो इसके लिए जो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी इसके जो हैं ऑप्शंस हैं, क्योंकि जो बेस्ट ऑप्शन हमें चूज करना होता है किसी भी एक क्वेश्चन में, तो यहाँ पर वर्बल इसने लिख दिया है। ठीक है, लेकिन साइकोथेरेपी इसका मेन ट्रीटमेंट माना जाता है। जो यूजीसी ने आपका आंसर इसमें माना है, वो माना है क्लोरप्रोमाजीन को। ये उसकी ड्रग ऑफ चॉइस मान सकते हो, कि मतलब अगर ये दोनों दवाई के नाम, मेडिसिन है ये दोनों, ये भी मेडिसिन है, वैलियम भी और क्लोरप्रोमाजीन भी। तो वैलियम एक डाइजेपाम ग्रुप की होती है। ये नर्वस सिस्टम को स्लो डाउन करती है, शांत करती है, काम नर्वस सिस्टम। ठीक है, एंजाइटी को घटा देती है, रिड्यूस एंजाइटी। और जो क्लोरप्रोमाजीन है, ये एक एंटीसाइकोटिक मेडिसिन है, एंटीसाइकोटिक ग्रुप में आती है ये। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन इसमें करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन यूजीसी ने जो इसमें आंसर कंसीडर किया था, वो किया था क्लोरप्रोमाजीन को। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह क्लोरप्रोमाजीन ऑप्शन में नहीं होता, फिर हमारा साइकोथेरेपी इसमें ऑप्शन जाता। ठीक है, या फिर ये दे रखे थे आपको और ऑप्शंस आपको मिलते, पहला ऑप्शन ए एंड बी, दूसरा ऑप्शन इसमें मिलता ए एंड सी, तीसरा मिलता ए एंड डी, और फोर्थ ऑप्शन मान लिया मिलता है इसमें बी एंड डी। तो ए और डी ये दोनों ऑप्शन इसमें आपके करेक्ट हो जाते। ठीक है, तो दोनों टाइप से ये क्वेश्चन आपका आ सकता था। फिर अगला क्वेश्चन भी दो बार रिपीट हुआ है। मनोगम्या मनोगत्यात्मक चिकित्सा के भाग कौन से हैं? तो फ्राइड की मनोविश्लेषिक चिकित्सा, संज्ञात्मक चिकित्सा, गेस्टाल्ट चिकित्सा, अहम का विश्लेषण, बहुआयामी चिकित्सा। व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ साइकोडायनामिक थेरेपी? फ्राइड साइको एनालिटिकल थ्योरी, कॉग्निटिव थेरेपी, गेस्टाल्ट थेरेपी, ईगो एनालिसिस, या फिर मल्टी डायमेंशनल थेरेपी। तो आपको बेस्ट ऑप्शन इसमें चूज करना है। तो 20 सेकेंड्स का टाइम आपके पास है, इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। तो ये तो हम पढ़ के ही आए हैं, फ्राइड की साइको एनालिटिक थ्योरी, तो ए ऑप्शन तो आएगा ही आएगा। अब दूसरा देखना है, संज्ञात्मक चिकित्सा। साइकोडायनेमिक थेरेपी क्या होती है, ये पहले आपको पता होना चाहिए। कि जो भी आपके अनकॉन्शियस माइंड में जो भी थॉट्स आते हैं, और जो भी पिछले के एक्सपीरियंस हैं, वो आपके आज के व्यवहार को, आज की भावनाओं को कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे कैसे शेप देते हैं, ये होती है साइकोडायनेमिक थेरेपी। ठीक है, तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि हाउ अनकॉन्शियस थॉट्स एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस शेप शेप कर देते हैं, आकृति देते हैं तो करंट बिहेवियर। तो वर्तमान में जो बिहेवियर है, वो अनकॉन्शियस माइंड में क्या थॉट्स चल रहे हैं, या फिर पहले क्या हमारे अनुभव रहे हैं, तो वो होती है साइकोडायनेमिक थेरेपी। ठीक है, तो फ्राइड की साइको एनालिटिक थ्योरी, ये तो आएगा ही आएगा। दूसरा क्या होता है, गेस्टाल्ट, ये तो थ्योरी ऑफ परसेप्शन में था, तो ये नहीं आएगा। कॉग्निशन में हमारे हायर मेंटल फंक्शंस आते हैं, तो ये भी नहीं आएगा। मल्टी डायमेंशनल थेरेपी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें एक सिंगल डायमेंशन की थेरेपी है। तो दूसरा ऑप्शन क्या आ जाएगा इसमें, ईगो एनालिसिस। ईगो एनालिसिस क्या होता है, कि मतलब अपने स्वयं का, अपने अहम का विश्लेषण करना, एनालिसिस करना। तो ए एंड डी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन इसमें आ जाता है आपका, कि सामान्य स्वास्थ्य व्यक्तिक व्यवहार से साम्यता न रखने वाली विशेषताएं हैं।
सूझबूझ व्यवहार, सामाजिक कुसंयोजन, वास्तविकता का ज्ञान, उटपटांग व्यवहार, विवेकी व्यवहार, द करेक्टरिस्टिक्स दैट डू नॉट रिजेंबल नॉर्मल हेल्थ पर्सनल बिहेवियर। मतलब नॉर्मल व्यवहार ना हो, सिंपल लैंग्वेज में, कि वो कौन सी विशेषताएं हैं कि जिससे पता लगे कि इसका व्यवहार जो है नॉर्मल नहीं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सेंसिबल बिहेवियर, सोशल माल एडजस्टमेंट, नॉलेज ऑफ रियलिटी, एब्सर्ड बिहेवियर, प्रूडेंट बिहेवियर। तो 10 सेकंड का ही समय इसमें आपके पास रहेगा, तो इस क्वेश्चन को प्रयास कीजिए सॉल्व करने। तो सूझबूझ भरा व्यवहार, तो ये तो असामान्य नहीं है, ये तो सामान्य है। वास्तविकता का ज्ञान, उसको रियलिटी का पता चलता रहे, ये भी नहीं है। सामाजिक कुसंयोजन यानी कि सोशल माल एडजस्टमेंट, कि जब भी वो समाज में बाहर निकलता है, इंटरेक्ट करता है लोगों के साथ, तो अच्छे से नहीं कर पाता है, यानी कि ये असामान्य व्यवहार है। ठीक है। फिर नॉलेज ऑफ रियलिटी तो था ही नहीं। एब्सर्ड बिहेवियर, उटपटांग व्यवहार, ये भी इसी में आ जाएगा, असामान्य है ये भी। और प्रूडेंट यानी कि विवेकपूर्ण व्यवहार, ये भी नहीं आएगा। तो मतलब ये पॉजिटिव चीजें हैं। अगर आपसे इसमें पूछता कि कैरेक्टरिस्टिक्स दैट रिजेंबल, मतलब जो नॉर्मल हेल्थ पर्सनल बिहेवियर की विशेषताएं हैं, तो आपका आ जाता ए, सी और ई। लेकिन ये पूछा कि कौन सी विशेषताएं नॉर्मल नहीं है, तो सोशल माल एडजस्टमेंट और एब्सर्ड बिहेवियर, बी और डी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी पूरी साइकोलॉजी के पीवाईक्यू कंप्लीट होते हैं। अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही रखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को ओम।